देखिए, स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है कि जो रिएक्शन होती है अगर वो बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड रिएक्शन में जो नंबर्स लिखे रहते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने, उसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। और वो हमें हेल्प करती है कैलकुलेशंस करने में। जैसे पहले मैं कुछ समझाने पे ध्यान दे रहा हूँ, आप भी केवल समझने पे ध्यान दीजिए, बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले समझो चीजों को। जैसे इमेजिन करो मेरे सामने एक रिएक्शन दी है जिसमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट कर रही है। तो अब ये इतनी इजी रिएक्शन है कि हम खुद भी लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस यानी N2 गैस रिएक्ट कर रही है H2 गैस हाइड्रोजन गैस के साथ। और ये जब N2 और H2 रिएक्ट करता है तो अमोनिया बनता है। तो ये मैंने सामने NH3 बना दिया, NH3। और ये भी गैस होती है, अमोनिया भी गैस होती है। ठीक। अब इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है तो मैंने मान लो N2 को 1 मोल लिया, ये सामने मैंने 1 लिखा। अब क्योंकि लेफ्ट में मैंने 1 लिखा है और वो N2 है, तो यानी कि एटम वाइज वो 2 एटम हो गए नाइट्रोजन के। और राइट साइड में भी नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लिख दिया है, NH3 के आगे 2 लिख दिया ताकि 2 नाइट्रोजन जो है बैलेंस हो जाए। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो राइट साइड में मेरे को 6 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, NH3 में 3 है और सामने 2 लिखा हुआ है, तो वो 2 इंटू 3 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। उसको बैलेंस करने के लिए उसको बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट साइड में अगर देखें तो लेफ्ट साइड में हमें 3H2 लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि ये इजी रिएक्शन थी और इसमें हम लोगों ने आसानी से N2 गैस हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन को लिखा, अमोनिया फॉर्मेशन को लिखा और बैलेंस कर लिया। अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें क्या मालूम चल रहा है ये समझने पे ध्यान दो। बोलोगे कि स्टोइकियोमेट्री जो 1 2 3 लिखा रहता है ये बताता है हमें मोल्स की इंफॉर्मेशन। तो पहले मैं मोल्स की इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, यानी 1 मोल नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 3 मोल हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स 2 मोल्स अमोनिया गैस। इस तरीके से हम मोल्स के टर्म में इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मोल्स को तुम मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर तुम मोल से मास को कन्वर्ट करके लिखो, मास की इंफॉर्मेशन को, तो कैसे लिखोगे? बोलिए 1 मोल N2 जो है उसका जो मास होगा वो 28 होगा। 1 मोल N2 का जो मास हो जाएगा वो उसका मोलर मास, और N2 का मोलर मास 28। तो इसको मैं 28 ग्राम लिख सकता हूं कि भाई इसका 28 ग्राम रिएक्ट कर रहा होगा। अच्छा, H2 का जो मोलर मास होता है वो होता है 2। H का 1 होता है तो H2 का 2 होता है। तो H2 यहाँ पे 3 मोल्स है ना भाई, तो 3 इंटू 2 यानी कितना ओवरऑल जाएगा? 6 ग्राम हो जाएगा, ये 6 ग्राम। तो मैंने वो जो मोल की इंफॉर्मेशन थी उसे ग्राम में कन्वर्ट किया। ऐसे ही अमोनिया के लिए देखो, तो अमोनिया के लिए NH3 का अगर तुम मास निकालोगे तो 17 आएगा। ठीक है, NH3 का 17 आएगा। 14 हो गया नाइट्रोजन का, 3 हो गया हाइड्रोजन का, टोटल तो 17। बट 1 मोल के लिए होगा ना 17, तो यहाँ तो 2 मोल अमोनिया है, तो 2 इंटू 17 करोगे तो 34 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये, मैंने स्टोइकियोमेट्री को देखकर यहाँ पे पहले मोल्स की इंफॉर्मेशन को लिखा और मोल्स को मैंने किस में कन्वर्ट किया? मास में कन्वर्ट किया। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने मास में भी लिख ली। अच्छा, क्योंकि ये गैसेस हैं, गैसेस के लिए क्या है, हम वॉल्यूम भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं मोल्स को अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करूं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन गैस है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर STP पर। तो मैं जो वॉल्यूम लिख रहा हूं ना, ये पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे लिख रहा हूं। तो 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा था तो मैंने कह दिया कि उसकी जगह की 22.4 लीटर रिएक्ट कर रहा है। ऐसे ही 3 मोल H2 रिएक्ट कर रहा है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 3 इंटू 22.4 लीटर, यानी इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 67.2 लीटर। ठीक है, और ऐसे ही सामने अमोनिया कितना बन रहा है? तो 2 मोल बन रहा है, वो भी गैस है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे उस 2 मोल अमोनिया गैस का वॉल्यूम 2 इंटू 22.4 लीटर होगा, यानी
44.8 लीटर मैं कह सकता हूं। तो देखो स्टोइकियोमेट्री को देखकर मैंने मोल्स की इंफॉर्मेशन को लिखा, मोल्स को मैं मास में कन्वर्ट करके चीजों को समझ सकता हूं। मैं अगर गैस है तो उसके वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर सकता हूं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। और सुनो, हम इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल भी बात कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात कर सकते हैं। जैसे N2 जो है, N2 जो है कितना मॉलिक्यूल यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। बोलोगे सर अगर आप इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल बात करोगे तो वो हमें केवल एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। तो यानी N2 का 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 के साथ, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जैसे आपने उसको मोल्स के टर्म में कहा ना, आप उसको मॉलिक्यूल्स के टर्म में भी कह सकते हो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो आपने देखा आपने इंफॉर्मेशन को किस तरीके से डिकोड किया, आपने इन टर्म्स ऑफ मोल एक्सप्रेस किया, आपने इन टर्म्स ऑफ मास एक्सप्रेस किया, और आपने इन टर्म्स ऑफ अगर गैस है तो वॉल्यूम पे एक्सप्रेस किया, एसटीपी पे पर्टिकुलरली आपने इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस किया। और सुनो, अगर वॉल्यूम एक्सप्रेस करना हो और किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे एक्सप्रेस करना हो, पर्टिकुलरली एसटीपी पे ना हो, एट एनी अदर टेम्परेचर प्रेशर ऐसे दिया हो कि वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, तो मैं ये कह सकता हूं कि एग्जैक्टली 22.4 ये तो वैल्यू नहीं लूंगा, बट मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो स्टोइकियोमेट्री नजर आ रही है ना, उसी को मैं लिख सकता हूं कि N2 का 1 वॉल्यूम, N2 का 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है 3 वॉल्यूम H2 के साथ और बना रहा है 2 वॉल्यूम अमोनिया। तो ये मैंने इन जनरल बात की, पर्टिकुलरली एसटीपी कंडीशन पे नहीं थी, इसीलिए मैंने वो 22.4 लीटर वाला पॉइंट यूज नहीं किया। मैंने इन जनरल कहा कि भाई देखो स्टोइकियोमेट्री जो है वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन भी देती है। तो 1 वॉल्यूम रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम एंड गिव्स 2 वॉल्यूम। यानी इसको मैं कह सकता हूं इन जनरल कि अगर 1 लीटर मैं N2 गैस का लूंगा, उसी टेम्परेचर प्रेशर पे मुझे 3 लीटर H2 गैस का लेना पड़ेगा, और उसी टेम्परेचर प्रेशर पे मुझे 2 लीटर अमोनिया मिलेगा। तो आप देखो कि आप बैलेंस्ड रिएक्शन के इंफॉर्मेशन को किस किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। आप यहाँ बहुत कुछ बता सकते हो कि N2 के कितने अमाउंट के लिए H2 का कितना अमाउंट चाहिए रिएक्शन के लिए, और उस वक्त कितना अमोनिया बनेगा, ऐसे कैलकुलेशंस कर सकते हो। या अगर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अमोनिया चाहिए तो उसके लिए N2 और H2 कितना यूज करना पड़ेगा, ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में अगर कुछ अमाउंट दिया है और कुछ अमाउंट पूछा है, तो आप चीजों को रिलेट करके उसे सॉल्व कर सकते हो। तो पहले तो रिलेट करना सीखो। तो ये मैंने क्या सिखाया कि रिएक्शन अगर हमारे सामने लिख के दी गई है तो हम मोल्स में, मास में, वॉल्यूम में, मॉलिक्यूल्स के टर्म में उन चीजों को हम एक्सप्रेस कर सकें। एक और एग्जांपल देके समझाता हूं, सुनो ध्यान से, सामने देखते रहो। जैसे एक और, मान लो H2 गैस रिएक्ट कर रहा है O2 गैस के साथ और H2O लिक्विड बन रहा है। ऐसी रिएक्शन दी है कि भाई H2 गैस रिएक्ट विद O2 गैस एंड फॉर्म्स H2O लिक्विड। पहले तो बैलेंस करते हैं इसको। बोले लेफ्ट में जो H2 है ना उसको 1 ले लेते हैं, तो वो 1 H2 यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। राइट साइड में 2 हाइड्रोजन एटम हो, इसके लिए मुझे इसको 1 लेना पड़ेगा। तो H2 बैलेंस हो गया। और अब जो है O बैलेंस करें तो लेफ्ट साइड में केवल एक O है, सॉरी राइट साइड में केवल एक O है। तो लेफ्ट में केवल एक O आने के लिए आपको इसको हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप O2 के सामने 1 लिख दोगे ना तो वो 2O हो जाएगा, 1 into 2। तो यहाँ मुझे हाफ लिखना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह की बैलेंसिंग है। अब इस बैलेंसिंग में क्या है, O2 जो है फ्रैक्शन में आ गया हाफ। अगर कहीं फ्रैक्शन आ रहा है तो आप उसको हटाने के लिए ओवरऑल पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हो नीचे वाले नंबर से। जैसे अब यहाँ 1/2 आया ना, तो मैं पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, बोलोगे सर ये हो जाएगा 2H2 और ये 1/2 इंटू 2 से वो 1 बचेगा, तो 1O2 एंड चेंजेस टू, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी नीचे वाला फ्रैक्शन हटेगा। तो ये बैलेंस कर लिया हमने, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा है।
तो अब जैसे मान लो मैंने रिएक्शन को बैलेंस करके लिख लिया है, अब इसकी स्टोइकियोमेट्री से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिलेट हो रही हैं उसे मैं रिलेट करना चाहता हूं। तो सुनो, अगर मैं मोल्स के टर्म में रिलेट करूं तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 1 मोल O2 गैस, ऐसा दिख रहा है। और ऐसे में 2 मोल H2O लिक्विड बन रहा है, ये मालूम चल रहा है इन टर्म्स ऑफ मोल। अगर मैं मास के टर्म्स में बात करूं तो मैं इसी मोल्स को मास में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो H2 का जो मोलर मास होता है वो होता है 2। भाई H का 1 होता है तो H2 का 2 होता है, लेकिन यहाँ 2 मोल्स H2 है तो वो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो 2 मोल H2 का मास हो जाएगा 4 ग्राम। O2 का अगर हम 1 मोल का मास देखें तो 32 आएगा। O2 के 1 मोल का मास 32 ग्राम आएगा। अच्छा, H2O की बात करें अगर, तो H2 और O का 16 होता है, H2 का जो है 2 हो जाएगा तो ये 18 हो गया। तो H2O का जो मोलर मास होता है 18 होता है, लेकिन 1 मोल के लिए यहाँ 2 मोल्स है तो 2 इंटू 18 यानी ये 36 ग्राम हो जाएगा। तो आप इन टर्म्स ऑफ मोल कह सकते हो कि 2 मोल H2 रिएक्ट्स विथ 1 मोल O2 एंड फॉर्म्स 2 मोल H2O। आप इन टर्म्स ऑफ ग्राम कह सकते हो कि 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस कंप्लीटली रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म्स 36 ग्राम H2O। जैसे अब मुझे वॉल्यूम में बात करनी है मान लो, तो एक बात सुनो ध्यान से, H2O क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, H2O लिक्विड के लिए नहीं करेंगे, लेकिन जो गैस है उसके लिए बात करेंगे। मतलब ये जो 2 मोल H2 गैस है ना, इसके लिए हम कह सकते हैं 2 इंटू 22.4, यानी STP पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं कितना वॉल्यूम यहाँ पे कंज्यूम हो रहा होगा, तो 44.8 लीटर। मैंने 2 मोल्स को लीटर में कन्वर्ट किया और ये 1 मोल O2 से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल O2 गैस का वॉल्यूम कितना होगा STP पे, तो 22.4 लीटर। लेकिन मैंने H2O के वॉल्यूम की बात नहीं की क्योंकि वो लिक्विड है ना भाई, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, तो उसके लिए हम बात नहीं करें, गैस पे यूज होता है ये वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट। और सुनो, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस करना चाहूं अपनी इंफॉर्मेशन को, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, नॉट 1, इट्स 2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 combines with 1 molecule of O2 and forms 2 molecule of H2O, 2 molecules of H2O। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे लिखनी है ये समझ में आ रहा होगा। इसको पहले आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, और कुछ पूछना तो पूछ लो। चलिए, तो जो पीछे हमने सीखा उसकी बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स completely with 7 gram nitrogen gas. Also calculate the amount of ammonia formed. तो इसमें इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं एक्चुअली, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, इसको जरा ट्राई करो अपने आप, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो जैसे हमको ये तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन को पढ़ के कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है और नाइट्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है, ये तो समझ में आ गया हमें। तो पहला काम हमें करना है, रिएक्शन को लिखना है। एक आंसर आ रहा है, देखते हैं सही है कि गलत है। देखो, तो मैंने पहला काम यहाँ क्या किया कि मैंने N2 गैस, ठीक है, N2 गैस लिया, हाइड्रोजन गैस लिया। ये जरूरी नहीं कि हमेशा हम N2 गैस पहले लिखें, आप H2 गैस पहले लिख दो। और उसके बाद फिर अमोनिया बन रहा है, मैंने ऐसा दिखाया, और उसकी बैलेंसिंग मुझे याद हो गई है, या फिर आप कर भी सकते हैं, तो आपने उसको बैलेंस्ड वे में लिख लिया है पूरी तरीके से। पहला काम तो ये है भाई, लिख लो इसको। इसके बाद तुम्हें दिया क्या है उस इंफॉर्मेशन को वहां लिखो। क्या दिया है, बोलोगे हमें दिया है सर कि 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस दी है और इसके साथ कितना हाइड्रोजन रिएक्ट होगा ये पूछा है, और साथ में ये भी पूछा है कि अमोनिया कितना बनेगा। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। तो 7 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और कितना अमोनिया बनेगा, इसे सॉल्व करना है, ठीक। चलिए, अच्छी तरह सुनो जो मैं कह रहा हूं, एकदम अच्छी तरह सुनो। इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, जो सब जिससे आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी, वो ये है
कि जो आपको अमाउंट दिया है ना N2 का, उसको पहले मोल में कन्वर्ट कर लो क्योंकि चीजों को ना मोल में रिलेट करना ज्यादा इजी होता है। तो मेरे पहला काम मैंने क्या किया, इस 7 ग्राम जो N2 का मुझे मास दिया था, मैंने इसे मोल में कन्वर्ट किया और नीचे लिखा उसको। ठीक, बोलोगे मोल में सर कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अब तक पढ़ चुके हो ना भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास किसका, बोलोगे नाइट्रोजन गैस का। कितना है, बोलोगे 7 ग्राम है गिवन मास। और नाइट्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है, बोलोगे 28 होता है। तो 28 से डिवाइड कर दो, तो ये 1/4 आ जाएगा, यानी 0.25 आ जाएगा, 0.25 मोल्स। तो आपने पहला काम क्या किया कि आपने जो 7 ग्राम N2 था ना, उस इंफॉर्मेशन को मोल्स में कन्वर्ट किया। बोलोगे सर मोल में क्यों कन्वर्ट किया आपने, क्या आप मास में डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, बट मोल में कन्वर्ट इसलिए किया ताकि चीजों को हम और फास्ट सोच पाएं और आसानी से चीजों को रिलेट कर पाएं। बोलोगे सर कैसे? क्योंकि ये जो स्टोइकियोमेट्री लिखी रहती है, ये जो स्टोइकियोमेट्री लिखी रहती है, ये मास को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये मोल को रिप्रेजेंट करती है। तो स्टोइकियोमेट्री से कंक्लूजन्स में तुरंत जंप करना चाहते हो अगर, तो मोल्स से जंप करना ज्यादा आसान है। यानी ये कहना ज्यादा आसान है कि 1 मोल N2 के साथ 3 मोल H2 रिएक्ट करेगा, 2 मोल अमोनिया बनेगा। ये कहना ज्यादा आसान है। और उसके मासेस को कौन याद रखता है, वो तो आप निकाल लो, ज्यादा बेहतर है। तो जो दिख रहा है वो हमको मोल्स की इंफॉर्मेशन दिख रही है ना, मास तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मेरी सलाह यही है कि जो मास की इंफॉर्मेशन है उसे पहले मोल में कन्वर्ट कर लिया जाए। क्लियर? अब देखो सोचना कितना आसान हो गया। हमें साफ दिख रहा है कि 1 मोल N2 गैस से कितना H2 रिएक्ट कर रहा है मोल्स के टर्म में, 3 मोल है ना। तो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, देखो 1 मोल N2 गैस, ध्यान सुनना, 1 मोल N2 गैस रिएक्ट्स विथ, अब वो मैंने 3 वहां पे लाइन खींच दी जो मैं जनरली करता हूं। 1 मोल N2 गैस रिएक्ट्स विथ 3 मोल H2 गैस, ऐसे कह सकते हो। अब ये बताओ इस हिसाब से 0.25 मोल N2 अगर लोगे तब सामने वाला कितना होगा? बोलोगे सीधी बात है सर, 1 मोल के लिए अगर सामने वाला 3 मोल यूज हो रहा है, यानी 3 टाइम्स यूज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मोल, तो 0.25 का 3 टाइम्स कर दो आप, 0.75 हो जाएगा। 3 टाइम्स कर दोगे उसको, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे उसको, तो आपने क्या सॉल्व कर लिया? बोलोगे हमने सॉल्व कर लिया कि 0.25 मोल N2 के साथ 0.75 मोल H2 रिएक्ट करेगा। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं अब कि ये 0.75 मोल रिएक्ट करेगा। देखो H2 सॉल्व हो गया ना सॉल्व, मोल्स की कितना मोल H2 रिएक्ट करेगा। अब देखो अमोनिया भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ध्यान सुनो, जैसे अब मैं अमोनिया सॉल्व करना चाहता हूं, तो मैं अब N2 की इंफॉर्मेशन को अमोनिया से कर रहा हूं रिलेट, 1 to 1 रिलेट कर रहा हूं। यानी मैं ये कह रहा हूं कि 1 मोल N2 गैस रिएक्ट्स टू फॉर्म 2 मोल अमोनिया। ऐसे मैंने कर दिया रिलेट कि 1 मोल N2 जब रिएक्ट करेगा तो 2 मोल अमोनिया बनेगा, ये कर दिया रिलेट। अब ये बताओ N2 एक्चुअली कितना वहां पार्टिसिपेट कर रहा है? बोलोगे सर 0.25। ठीक है, तो अब ये बताओ 0.25 मोल N2 कितने से करना चाहिए, कितना बनाना चाहिए? तो बोलोगे सर देखो 1 मोल N2 2 मोल अमोनिया दे रहा है, मतलब जस्ट डबल दे रहा है इन टर्म्स ऑफ मोल। तो इन टर्म्स ऑफ मोल इसको भी डबल कर दो ना भाई, 0.25 है तो 0.5 कर दो, तो 0.5 मोल अमोनिया ये बनेगा। इसका मतलब जब 0.25 मोल N2 रिएक्ट करेगा पूरी तरीके से, तो H2 वहां 0.75 चाहिए होगा, और तब जाके जो अमोनिया वहां बनेगा वो बनेगा 0.5 मोल्स। तो आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया दोनों क्वेश्चंस को। H2 कितना रिएक्ट करेगा, कितना चाहिए, 0.75 मोल। अमोनिया कितना बनेगा, 0.5 मोल। अब एक बात को सुनो, आपने मोल्स में सॉल्व किया है, बट क्वेश्चन में कभी कभी वो चाहते हैं कि आप ग्राम में एक्सप्रेस करो, वो चाहते हैं कि आप वॉल्यूम में एक्सप्रेस करो, वो चाहते हैं कि मॉलिक्यूल में एक्सप्रेस करो, वो क्वेश्चन में लिख देंगे। मैंने तो यहाँ पे केवल अमाउंट लिखा है ना भाई, कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। और तुमको मैंने पढ़ा दिया है ना कि जब भी अमाउंट की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो वो अमाउंट भैया आप मोल्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, मास में एक्सप्रेस कर सकते हो,
गैस होगा तो वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको पार्टिकल्स में यानी मॉलिक्यूल्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो अमाउंट तो यहाँ से कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो। कैलकुलेट करना मोल्स में ज्यादा इजी रहता है, लेकिन उसके बाद आप कन्वर्ट करके कुछ भी बता सकते हो। मतलब ये निकला कि H2 को जो मैंने सॉल्व किया है 0.75, इसको तुम मास में कन्वर्ट कर लो नीचे, और ये तुम्हें सिखा दिया गया है। बताओ मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बोलोगे सर मोल्स जब आप निकाल लेते हो तो मोल्स में मोलर मास मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, जिसके मोल्स उसका मोलर मास मल्टीप्लाई करोगे मास मिल जाएगा, तो ऐसे मास निकाल लोगे आप। निकालो चलो। बोलोगे 0.75 मोल्स में मैं H2 का मोलर मास मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ क्या रहता है। बोलोगे कि सर इस रिएक्शन में ना 3 मोल H2 आपने लिखा है, 3 मोल का मास होता है 6। तो मैं ये कहूंगा कि भैया 3 मोल का मास होता है ना 6, बट मोलर मास तो 2 ही होता है ना। इस बात को समझो कि मोल्स में आपको मोलर मास मल्टीप्लाई करना है। मोल्स कितने हैं 0.75, और H2 का मोलर मास कितना है तो 2। तो 0.75 इंटू 2 यानी 1.5 ग्राम में देखो कन्वर्ट हो गया। अमोनिया का जो तुमने मोल निकाला है उसको ही मास में कन्वर्ट करो। कैसे? बोलोगे कि मोल्स ऑफ अमोनिया इनटू मोलर मास ऑफ अमोनिया, और मोलर मास ऑफ अमोनिया 17 होता है। ये नहीं है कि सर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 34 लो ना आप उसको। अरे 34 तो इस रिएक्शन में बन रहा है स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से, वो अलग बात है। लेकिन जब आप मोल्स को मास में कन्वर्ट करोगे तो आप जिस सब्सटेंस के मोल लोगे आपको उसी सब्सटेंस का मोलर मास देना पड़ेगा, और अमोनिया का मोलर मास 17 होगा ना भाई, एक मोल का। तो 0.5 इंटू 17 करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 8.5 ग्राम। तो देखो आपने पहले मोल सॉल्व किया, मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट किया। स्ट्रिक्टली याद रखना, जिसके मोल्स हैं उसी का एक मोल का मोलर मास मल्टीप्लाई करोगे तब वो मास में कन्वर्ट होगा। अच्छा, अगर वो गैस है और वॉल्यूम निकालना चाहते हो तब बोलोगे मोल्स अगर आप निकाल चुके हैं तो मोलर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22.4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। अगर पूछा होगा तो सॉल्व हो चुका है। कैसे? 0.75 मोल जो आपने H2 सॉल्व किया, इसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, क्या मल्टीप्लाई कर दें, 22.4 लीटर में आंसर आ जाएगा। ये वॉल्यूम आ गया STP पे, पर्टिकुलरली वॉल्यूम एट STP। अगर आप निकालना चाहते हो कितना अमोनिया का वॉल्यूम मिला एसटीपी पे, वो भी निकल जाएगा। मोल्स को कन्वर्ट कर लो, 0.5 मोल्स अमोनिया बना ना, तो 0.5 इंटू 22.4 लीटर ये एसटीपी पे अमोनिया का वॉल्यूम मिल गया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको जब अमाउंट पूछा रहता है तो आप पहले मोल में सॉल्व कर लो, क्योंकि उसको सॉल्व करना मोल में ज्यादा इजी रहता है स्टोइकियोमेट्री देख के। और मोल में सॉल्व करने के बाद आप मोल को मास में कन्वर्ट कर लो, चाहो तो मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, चाहो तो उसको पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लो। भाई जैसे अगर इमेजिन करो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे होते, यानी पार्टिकल्स पूछे होते, मॉलिक्यूल्स पूछे होते, तो मैं क्या करता। बोलोगे मोल्स में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करते आप। उस सब्सटेंस के मोल में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करने पर हमें पार्टिकल्स मिल जाएंगे। यानी H2 के कितने पार्टिकल वहां यूज हुए हैं मुझसे पूछा जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा। बोलोगे आप 0.75 में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है क्या होता है। तो 0.75 में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 रिएक्ट करेंगे ये मैं कह सकता हूं। और अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे अगर मैं ये जानना चाहता हूं तो अमोनिया के मोल्स में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे ये भी मिल जाएगा। तो फिर से सुन लो, इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मेन मोटिव ये था कि जब हमारे सामने एक बैलेंस रिएक्शन है और उसमें ऐसा कुछ पूछा जाए कि इतने रिएक्टेंट से दूसरा रिएक्टेंट कितना रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, अमाउंट बताओ, तो बेटा वो अमाउंट आप मोल्स में, मास में, वॉल्यूम में, मॉलिक्यूल्स में, किसी में एक्सप्रेस कर सकते हो। एग्जामिनर या जो कॉम्पिटिशन्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो किसी भी तरह का ऑप्शन फ्रेम कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। आप मोल में सॉल्व कर लो और मोल से चीजों को कन्वर्ट करना सीखो। ये सबसे आसान तरीका है। इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट है तो पूछो।
ये क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट, मैं पहले चाहता हूं कि इसको आप अपने आप ट्राई करें, रफ में थोड़ा सा सोचो, फिर मैं बताता हूं। चलो देखते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे कुछ आंसर आने शुरू हो गए हैं, देखो। N2, पहले मैंने रिएक्शन लिख लिया फटाफट। N2 गैस है और फिर हाइड्रोजन गैस है, रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया गैस बन रही है, और मैंने बैलेंस भी कर लिया इसको, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है मैंने वो लिखा पहले। मुझे दिया है कि भाई जो अमोनिया है एसटीपी कंडीशन पे 11.2 लीटर मिल रहा है। तो 11.2 लीटर अमोनिया मुझे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे बनाना है। और क्वेश्चन में पूछा है भाई N2 गैस कितना लोगे, अमाउंट बताओ, और H2 गैस कितना लोगे, अमाउंट बताओ। और वो अमाउंट आप देख रहे हो किसी में बता सकते हो, आप उस अमाउंट को किसी में बता सकते हो। आप चाहे उसका मास बताओ, मोल बताओ, वॉल्यूम बताओ, किसी में बताओ। तो देखो कैसे करेंगे। पहला काम, इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। मैंने क्या सिखाया है, इंफॉर्मेशन जो इनिशियल दी हो, इंफॉर्मेशन जो इनिशियल दी हो उसे पहले आप मोल में कन्वर्ट कर लें। यही सिखाया है ना मैंने, मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले उसको। तो 11.2 लीटर मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, बोलोगे सर गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमने सीखा है गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम कितना है, बोलोगे 11.2 लीटर गिवन वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पे, 22.4 लीटर होता है। तो डिवाइड किए तो क्या आया, बोलोगे मोल्स आ गए। तो आपने वो जो लीटर में इंफॉर्मेशन दी थी आपने पहले मोल में निकाला। बोलोगे सर मोल में क्यों निकाला, भैया क्योंकि मोल में निकालने के बाद सोचना आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो कितना आसान हो जाएगा। देखो अब आप स्टोइकियोमेट्री पे ध्यान दो। अमोनिया के 2 मोल अगर आपको बनाने हैं तो बताओ N2 कितना मोल आपको चाहिए, 1 मोल चाहिए। तो मैं अमोनिया को रिलेट कर रहा हूं N2 से और यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। 2 मोल अमोनिया, 2 मोल अमोनिया, ठीक, रिएक्ट्स विथ, सॉरी 2 मोल अमोनिया फॉर्म्ड बाई 1 मोल N2, ऐसा कह सकता हूं कि नहीं। 2 मोल अमोनिया बनाना होगा तो 1 मोल N2 चाहिए, ये मुझे अपनी बैलेंस इक्वेशन से नजर आ रहा, तो लिख दिया मैंने उसको। अब ये बताओ कि एक्चुअली अमोनिया कितना बना है, 0.5 क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये बताओ कि अब मैं यूनिटरी मेथड लगाना चाहता हूं तो ऐसे कि 1 मोल अमोनिया अगर मैं बनाना चाहता हूं तो मुझे N2 यूज करना पड़ेगा 1/2 मोल। और अमोनिया अगर मैं 0.5 मोल बनाना चाहता हूं तो देखो मैंने 1 मोल के लिए पहले सॉल्व किया, यूनिटरी मेथड लगा दिया, 2 को डिवाइड कर दिया सामने ले जाके। तो 1 मोल अमोनिया के लिए रिक्वायरमेंट हाफ मोल N2 की हो जाएगी। तो 0.5 मोल अमोनिया के लिए कितना हो जाएगा, सामने बोलोगे कि इसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 1/2 इंटू 0.5, 1/2 इंटू 0.5, ठीक। ये आ जाएगा 0.25 मोल्स। सॉल्व कर लेंगे इसको आप तो 0.25 आ जाएगा ये, 0.25 मोल्स। तो मैंने यूनिटरी मेथड से पहले मैंने क्या किया, अमोनिया के मोल्स को N2 के मोल से रिलेट किया। और फिर मैंने देखा कि मेरे को यूनिटरी मेथड से ये निकालना है यहाँ पे कि 0.5 मोल अमोनिया पाने के लिए N2 कितना चाहिए, और वो सॉल्व हो चुका है। 0.25 मोल N2 की जरूरत है। हो गया सॉल्व। चलो आगे देखते हैं। अब H2 सॉल्व करना है, तो अब क्या करूंगा, मैं अमोनिया को H2 से करूंगा रिलेट। ध्यान से देखो, 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 3 मोल H2 की जरूरत है, ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक। अब 1 मोल अमोनिया को बनाने के लिए कितने H2 की जरूरत होगी उसको निकालूंगा, 2 डिवाइड कर दूंगा सामने, तो 3/2 मोल H2 की जरूरत पड़ेगी, ऐसा लिख दूंगा। ये मैंने 1 मोल अमोनिया के लिए सॉल्व कर लिया। बट मेरे को तो 0.5 मोल अमोनिया ही बनाना है ना क्वेश्चन के हिसाब से। तो 0.5 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, तो बोलोगे सर जो 1 मोल के लिए आपने सॉल्व किया है अमोनिया के 1 मोल के लिए, उसी में आप ये 0.5 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/2 इंटू 0.5, 3/2 इंटू 0.5, इतने मोल H2 की जरूरत होगी। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है ये आ जाएगा 0.75।
0.75 मोल H2। ठीक है, इसका मतलब H2 की जरूरत कितनी है? 0.75 मोल्स है। ठीक है, अब मोल्स में सॉल्व कर चुके हो, बाकी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मास में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 0.25 इंटू 28 करोगे तो ये आ जाएगा N2 का मास। 0.25 मोल्स है और 28 उसका मोलर मास है। और H2 का मास निकालना होगा तो 0.75 H2 के मोल्स हैं और 2 उसका मोलर मास है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी वो वॉल्यूम वाली इंफॉर्मेशन थी, वॉल्यूम वाली इंफॉर्मेशन थी। उस वॉल्यूम वाली इंफॉर्मेशन को मैंने पहले मोल्स में कन्वर्ट किया और फिर अमोनिया के इतने मोल्स मुझे बनाने थे, उससे मैंने यूनिटरी मेथड लगा के एक बार ये किया रिलेट कि अमोनिया को उतना बनाने के लिए कितना N2 चाहिए और कितना H2 चाहिए। मैंने मोल्स में पहले सॉल्व कर लिया उनको, और फिर मोल से ही मैंने मास निकाला, वॉल्यूम निकाला और मॉलिक्यूल निकाला। ये सबसे आसान तरीका है, इसमें कम से कम कंफ्यूजन होता है, और अगर आप एक बार सीख गए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा अब ये क्वेश्चन के एकदम ओरली करना है, इसमें बस केवल दिमाग लगाना है, पेन चलाना ही नहीं है। ध्यान से देखो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ बैरियम सल्फेट आर फॉर्म्ड बाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब बोलोगे सर इसमें बैरियम और सल्फर तो दिया ही नहीं है। अरे वो अंडरस्टूड है, वो हम ले लेंगे, वो अंडरस्टूड है। यहां पर आपको केवल ये ध्यान देना है कि 1 मोल ऑक्सीजन अगर आप ले रहे हैं और बैरियम सल्फेट अपना सफिशिएंटली है, तो बैरियम सल्फेट कितना बन पाएगा? आप केवल ऑक्सीजन से उसको करो रिलेट। तो कैसे कर रहे हो रिलेट, ध्यान से सुनना। बैरियम सल्फेट के एक फॉर्मूला में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? बोलोगे 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। यानी देखो ध्यान से, 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो देख रहे हो, 4 मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए, तब जाके 1 मोल बैरियम सल्फेट बनेगा। आई बात समझ में? 1 मोल बैरियम सल्फेट बनाने के लिए 4 मोल ऑक्सीजन चाहिए एटम्स में। बट हमको यहाँ पे देखो क्या दिया कंफ्यूज करने के लिए, 1 मोल ऑक्सीजन गैस दिया है। ऑक्सीजन गैस होती है O2। O2, और आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1 मोल O2 बराबर 2 मोल O। 1 मोल O2 बराबर 2 मोल O कह सकते हैं। मतलब हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो 2 मोल O है एक्चुअली। तो 2 मोल O, O यानी ऑक्सीजन एटम, 2 मोल O, इससे कितना बैरियम सल्फेट बनेगा? एकदम वर्बल क्वेश्चन है, लॉजिकल है, सुनो। 4 मोल ऑक्सीजन एटम 1 मोल बैरियम सल्फेट बनाने के लिए चाहिए, ये दिख रहा है। बोलोगे सर बैरियम और सल्फर तो दिया ही नहीं है। अरे वो अंडरस्टूड है कि वो ले लेंगे, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में क्यों सोचें। तो 4 मोल ऑक्सीजन एटम से 1 मोल बैरियम सल्फेट बनेगा। क्वेश्चन में पूछा है 2 मोल ऑक्सीजन एटम से कितना बनेगा? बोलोगे सर ये तो आपने 4 का आधा कर दिया, 2, यानी बैरियम सल्फेट हाफ मोल बन पाएगा। तो बैरियम सल्फेट इसमें जो बन पाएगा वो होगा 0.5 मोल, हाफ मोल। आई बात समझ में? फिर से बता दे रहा हूं, देखो फॉर्मूला देख के साफ मालूम चल रहा है कि 4 मोल ऑक्सीजन एटम से मैक्सिमम 1 मोल बैरियम सल्फेट बन पाएगा। और हमको जो दिया था वो 2 मोल ऑक्सीजन एटम दिया था। बोलोगे सर 1 मोल दिया था? अरे 1 मोल O2 दिया था, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस इज O2। तो 1 मोल O2 मीन्स 2 मोल O। तो 2 मोल O यानी कि जस्ट हाफ ऑक्सीजन कंटेंट कर दिया आपने। तो बैरियम सल्फेट भी हाफ हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोल, यानी बैरियम सल्फेट केवल 0.5 बन पाएगा। तो ये आपने केवल एटम को कंजर्व करा के सोचा, ऐसे कहते हैं एटम कंजर्वेशन, कि आपके पास केवल 2 मोल एटम था और 2 मोल एटम से बैरियम सल्फेट कितना बन सकता है, इस तरीके से सोचना। अब आता है सेकंड क्वेश्चन पे। How many moles of K4FeCN6 is formed by 4 मोल कार्बन? आप केवल कार्बन एटम को इस पूरे फॉर्मूला से रिलेट करो, बाकी सब वहां पे मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करो, केवल कार्बन की चिंता करो। तो सुनो ध्यान से, K4FeCN6, K4FeCN6
कितना कार्बन है इसके अंदर? बोल गया इसके एक फॉर्मूला में 6 कार्बन है, तो 6 मोल कार्बन एटम्स हैं। अगर मैं इसका सैंपल का 1 मोल ले लूं ना पूरा, तो इसके अंदर 6 मोल कार्बन है। तो अब मैं कैसे सोचूंगा? सुनो, मैं ऐसे सोचूंगा कि 6 मोल कार्बन एटम मिलकर इसका 1 मोल ही बना सकते हैं। और हमें कार्बन कितना दिया है? बोलोगे 4 मोल दिया है। तो कैसे सॉल्व करें? तो बोलोगे यूनिटरी मेथड। उसको मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ कि देखो 6 मोल से सामने बना ये 1 मोल। मैं इसको ये उल्टा लिखा है, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ ऐसे कि 6 मोल कार्बन required to form 1 mole K4FeCN6। ठीक, दिस implies that, इसका मतलब निकलेगा कि 1 मोल कार्बन से कितना बन पाएगा सामने वाला? अगर 6 मोल कार्बन से सामने वाला ये 1 मोल बन पा रहा है, तो 1 मोल कार्बन से कितना बन पाएगा? बोलो यूनिटी मेथड। अब 6 जाके डिवाइड करो सामने, तो 1/6 मोल K4FeCN6 बन पाएगा। तो आपको कितना दिया है कार्बन? बोलोगे 4 मोल कार्बन दिया है। इससे बोलोगे 1 मोल कार्बन जितना बन पाएगा 4 मोल कार्बन से उसका 4 टाइम्स कर दो, तो 1/6 का 4 टाइम्स कर दो, तो 1/6 इंटू 4, इतने मोल K4FeCN6 बन पाएंगे। और 4/6 आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2/3 और सॉल्व करोगे तो 0.667 करके आ जाएगा। इतने मोल बन पाएंगे। ठीक है, तो जो एटम के रेस्पेक्ट में पूछा है ना, आप उसी एटम के रेस्पेक्ट में सोचो, बाकी एटम्स में यहां सोचने की जरूरत नहीं है कि वो कितना है कैसे लें। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही सोचते हैं। How many moles of glucose C6H12O6 are formed by 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस? अगेन यहाँ पे देखो 4 ग्राम दिया है, ध्यान देना 4 मोल नहीं है, ये 4 ग्राम है। तो इस ग्राम को ना मोल में कन्वर्ट कर लो, सोचना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। कैसे? गिवन मास हो जाएगा 4 ग्राम, और मोलर मास, हम हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में बात अगर करें, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जरूर दिया है हमें, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास होता है 2। तो मैं अगर गिवन मास को हाइड्रोजन गैस के मोलर मास से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये 2 मोल आएगा। ये 2 मोल क्या आएगा भाई? H2 आएगा। हाइड्रोजन गैस इज H2। तो 4 ग्राम अपॉन 2 ग्राम इज मोल्स ऑफ H2। और 1 मोल H2 में 2 मोल H है, तो 2 मोल H2 में 4 मोल H हो जाएंगे। तो मैं इसको 4 मोल H भी तो कह सकता हूं। ठीक, तो यानी कि जो हमको 4 ग्राम हाइड्रोजन दिया है ना, वो एक्चुअली 4 मोल हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आते हैं कि जो मॉलिक्यूल है हमारा वो क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं 1 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी C6H12O6 लूंगा, तो जानते हो इसमें कार्बन कितना है? 12 मोल, सॉरी नॉट कार्बन, हाइड्रोजन, 12 मोल हाइड्रोजन एटम है इसमें। अब मैं इसको उल्टा करके लिख रहा हूं ऐसे कि 12 मोल hydrogen atom required to form 1 mole C6H12O6, ऐसे लिख लिया। तो अब 1 के लिए निकालो कि 1 मोल H से कितना बन पाएगा। तो 1 मोल H से बनाने के लिए आपको ये 1/12 करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड। तो 1/12 मोल C6H12O6 इतना ही बन पाएगा। लेकिन आपने जो हाइड्रोजन लिया है एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ मोल, वो लिया है 4 मोल H, 4 मोल H लिया है। तो ये 4 मोल H से कितना बन पाएगा? 1/12 इंटू 4, 1/12 इंटू 4, क्योंकि 1 मोल के लिए जो सॉल्व करोगे, फिर उसे जब 4 मोल के लिए सॉल्व करोगे तो 4 मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 1/12 इंटू 4, इतने मोल C6H12O6 बन पाएंगे। और इसको सॉल्व कर लो, 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। तो इन तीनों क्वेश्चन का मोटिव क्या था? कि एक बड़ा सा फॉर्मूला है, उसमें कई सारे एटम्स हैं। अगर उसमें किसी एक एटम के बारे में पूछे कि हम इसके इस पर्टिकुलर एटम का अगर इतना अमाउंट लेंगे, तो ये फॉर्मूले का कंपाउंड कितना मैक्सिमम बन सकता है, तो ऐसे में क्या हम बाकी एटम को इग्नोर करके जो गिवन एटम है ना, बस उससे सॉल्व करते हैं कि उतने एटम से हमारा मॉलिक्यूल कितना बन पाएगा। इंफॉर्मेशन अगर ग्राम में भी दी है तो देखो मैंने मोल से ही सॉल्व किया, क्योंकि मोल से सोचना ज्यादा आसान रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। चलो, आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ कैल्शियम, 20 ग्राम कैल्शियम। तो पहले सोचो तो कि कैल्शियम है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में पाई जाती है। तो कैल्शियम प्लस O2 चेंजेस टू कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। बैलेंस करेंगे तो 1 कैल्शियम लेफ्ट में, 1 कैल्शियम राइट में। बट राइट में इस तरीके से केवल एक ऑक्सीजन आ रहा है, तो O2 को मैंने हाफ करके बैलेंस कर दिया। मैं इससे भी सॉल्व कर सकता हूं क्वेश्चन को, और चाहो तो उस हाफ को हटाकर उसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो आप इस स्टोइकियोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अब मैं इसको अगर लिखूं तो मैं ऐसे कहूंगा कि जो कैल्शियम है वो 20 ग्राम दिया है, ध्यान सुनना, 20 ग्राम दिया है कैल्शियम, ठीक। और मुझसे पूछा है कि इस 20 ग्राम कैल्शियम के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, यही तो पूछा है। तो बोलोगे सर मास में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा था मोल में एक्सप्रेस करके ज्यादा इजी है, तो हम मोल में सॉल्व करते हैं, चलो। तो 20 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करो, कैल्शियम का 20 ग्राम। तो कैल्शियम का 20 ग्राम गिवन मास हो गया, कैल्शियम का मोलर मास 40 होता है। तो 20 डिवाइड बाई 40, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये आ गया 0.5 मोल। आई बात समझ में? कैल्शियम जो 20 ग्राम दिया था, एक्चुअली वो 0.5 मोल्स है। मोल्स में सॉल्व कर लिया। अब मोल से सोचना आसान है, कैसे? देखो, 1 मोल कैल्शियम है ना, 1 मोल कैल्शियम है ना, इसके सामने कितना ऑक्सीजन चाहिए? बोलोगे हाफ मोल O2 चाहिए। मतलब जितना कैल्शियम है उसका हाफ मोल। तो कैल्शियम तो खुद ही 0.5 है, उसका भी हाफ करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा। इसका मतलब आपने बड़ी आसानी से ये मालूम कर लिया यूनिटरी मेथड लगा के। कैसे? आपने कहा कि 1 मोल कैल्शियम को हाफ मोल O2 की जरूरत थी रिएक्शन के हिसाब से। तो 0.5 मोल कैल्शियम को उसका भी हाफ हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा वो एक्चुअली। 1/4 मोल O2 की जरूरत होगी, यानी 0.25 मोल O2 की जरूरत होगी। ये आपने सॉल्व कर लिया। अब आप चाहो तो उसका मास निकाल लो, आप चाहो तो उसका वॉल्यूम निकाल लो। खैर मैंने यहाँ केवल मास पूछा है, तो आप मास में बता दो मेरे को। बोलोगे मोल सॉल्व कर चुके हैं, मास बताओ। कैसे बताओगे? बोलोगे सर मास आप पूछ रहे हो, किसका मास? ऑक्सीजन का। और मास कैसे मिलता है? मोल्स इनटू मोलर मास। देखो अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे बता रहा हूँ। मास निकालना है, मोल्स में मोलर मास। भैया किसका मोल निकालो, जरा ध्यान से सुनना। बोलोगे सर O2 का मोल निकालने हैं, क्योंकि रिएक्शन में हमने O2 लिखा हुआ है। तो जो मोल निकाले हैं ना, ये O2 के निकालने हैं तुमने। तो मोल्स हैं 0.25 O2 के, तो मोलर मास भी तो होना चाहिए O2 का 32। समझ में आ रहा है? तो यहाँ 16 मत ले लेना, क्योंकि मोल्स जो हैं वो O2 के हैं, तो मोलर मास भी किसका होगा? O2 का होगा। तो 0.25 में आप 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 ग्राम आ जाएगा, 8 ग्राम। इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से करके दिखा रहा हूं, उसको सुनो। अगर मैं इसको ऐसे बैलेंस करता, O2 को ना लेता मैं यहाँ पे कैल्शियम लेता और गलती से केवल O ले लेता और मैं कैल्शियम ऑक्साइड लिख देता, तो क्या ऐसे भी सॉल्व हो जाता? बिल्कुल हो जाता। हालांकि ये तरीका गलत माना जाता, बट सॉल्व इससे भी हो जाता, ठीक। आप ऐसे कहते कि सर कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, तो चलो ऑक्सीजन को एटम के फॉर्म में ले लेते हैं। तो 1 मोल कैल्शियम रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑक्सीजन एटम एंड चेंजेस टू 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। ये बैलेंस हो गया ऑलरेडी। और 20 ग्राम कैल्शियम है, 20 ग्राम कैल्शियम को मोल में कन्वर्ट कर लिए, और 0.5 मोल हो गया कैल्शियम का। और इस इक्वेशन में 1 मोल कैल्शियम से 1 मोल ऑक्सीजन एटम रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो जितने मोल कैल्शियम है उतने ही मोल ऑक्सीजन एटम्स के साथ रिएक्शन हो रही है। तो 0.5 मोल ऑक्सीजन एटम रिएक्शन हो रही है। अब मास निकालोगे, तो जानते हो जब यहां से मास निकालोगे तो क्या होगा? बोलोगे तरीका तो वही रहेगा, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास, तरीका वही रहेगा। बस ध्यान देना मोल्स किसके हैं? O के हैं। तो 0.5 जो निकाले हो यहाँ O के मोल्स हैं, और मोलर मास किसका लोगे? तो O का लोगे ना, तो 16 लोगे ना। तो आंसर यहाँ भी 8 आया, आंसर सेम आया। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि जब रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन में
वो जो एलिमेंट रहता है जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म में उसको हम यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, ऑक्सीजन गैस O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो लेफ्ट वाला अप्रोच सही अप्रोच है, राइट वाला गलती से जो है सही आंसर दे रहा है, बट टीचर नंबर काट लेगा उसमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करना होगा तो आप कैसे भी करो, आंसर तो 8 आ ही गया है, चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिवली आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सब्जेक्टिव आप यूनिट टेस्ट वगैरह होगे तो वहां टीचर नंबर काट लेगा आपके उसमें। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम मास में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि हमने मोल किसके सॉल्व किए हैं और उसी का मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे। अगर O2 के मोल सॉल्व किए हैं तो O2 का मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे, और O के मोल सॉल्व किए हैं तो O का मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे मास निकालने के लिए। क्लियर हो गया ये? चलिए मुझे लग रहा है कि सही आंसर भी आया था। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस required to completely combust यानी जलाना 11.2 लीटर मीथेन गैस, CH4 इज मीथेन गैस एट STP। तो STP पे अगर हमको 11.2 लीटर मीथेन दिया है, उसको जलाने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए ये क्वेश्चन है। तो भैया रिएक्शन लिखनी पड़ेगी ना, तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं देखो, CH4 गैस लिखा मैंने, और ये किससे रिएक्ट कर रहा है? O2 से। जब हम कोई चीज जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो ये O2 गैस लिखा मैंने। और जब ये जलेगा, ये एक हाइड्रोकार्बन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप 10th में हाइड्रोकार्बन सुने होंगे क्या होता है। कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ जो ये मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोकार्बन है। और जब हाइड्रोकार्बन्स, ये पर्टिकुलरली मीथेन है, जब ये पूरी तरह कंबस्ट करते हैं तो ये CO2 और H2O बनाते हैं, CO2 और H2O। तो मैं सामने क्या लिख रहा हूं, CO2 गैस होती है, और वो जो H2O बनाते हैं ना, स्टैंडर्ड कंडीशन पे उस H2O को हमें लिक्विड लिखना चाहिए। तो ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि जब हम कंबशन रिएक्शन लिखते हैं किसी हाइड्रोकार्बन के लिए, तो हाइड्रोकार्बन लिख दिया हमने, चलो भाई CH4 है, ऑक्सीजन गैस लिख दी कि इसके साथ कंबशन हो रहा है। राइट साइड में हम कार्बन को पूरा CO2 में कन्वर्ट कर देंगे और H2O बना लेंगे, और H2O को लिक्विड के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन H2O का लिक्विड ही रहता है इसलिए, और रिएक्शन को हम स्टैंडर्ड कंडीशन में ही लिखते हैं। चलिए अब बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का सबसे सही तरीका होता है इन रिएक्शंस को, कंबशन रिएक्शंस को, कि जो तुमने सब्सटेंस जलाया है उसको तुम 1 मोल ले लो, उसको तुम 1 मोल ले लो, बैलेंसिंग आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो उसको 1 मोल ले लो। अब पहले कार्बन बैलेंस कर लो। देखो लेफ्ट साइड में कितना कार्बन है, 1 कार्बन है ना, राइट में भी 1 होना चाहिए ना। तो CO2 के सामने 1 लिख दो, कार्बन बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। तो देखो इसमें कितना हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में बोलोगे 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, और सामने 1 है तो 1 into 4 यानी 4 हाइड्रोजन है लेफ्ट में। राइट में भी तो होना चाहिए ना 4 हाइड्रोजन। तो मैंने H2O के सामने 2 लिख लिया, ताकि 2 into 2 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन में राइट साइड में देखो कितना है, 2 ऑक्सीजन जो है CO2 में है, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे H2O में आ गया क्योंकि बाहर 2 लिखा हुआ है ना। तो राइट साइड में 4 ऑक्सीजन है बैलेंस करने के लिए, लेफ्ट में मैंने O2 के सामने 2 लिख दिया, बैलेंस हो गया। तो ये मैंने बैलेंस करके कंबशन रिएक्शन लिख ली। अब मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन ये है, 11.2 लीटर CH4 दिया है STP कंडीशन पे, और पूछा है कि STP कंडीशन पे अगर इतना लीटर मीथेन है, उसे कंबस्ट करने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, ये पूछा है। तो कहोगे सर देखो जो अमाउंट दिया है ना, अगर वो अमाउंट मोल्स के टर्म में नहीं दिया है तो हम पहला काम करते हैं मोल्स में उसको कन्वर्ट करने का, क्योंकि मोल से मोल कैलकुलेट करना हमें इजी पड़ता है। तो वो 11.2 लीटर को मीथेन के मैं मोल्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे? गिवन वॉल्यूम इज 11.2 लीटर डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम इज 22.4 लीटर, और ये आ गया 0.5 मोल्स। यानी मैंने गिवन वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। तो मीथेन के जो एक्चुअली मुझे मोल्स दिए हैं वो 0.5 मोल्स दिए हैं। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं O2 कितना चाहिए, बोलोगे बहुत इजी है। 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल O2 चाहिए, साफ दिख रहा है, स्टोइकियोमेट्री में साफ दिख रहा है।
कि 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल H2 चाहिए, यानी जस्ट डबल मोल्स ऑफ O2 चाहिए। तो 0.5 मोल जो मीथेन है उसका डबल कर दो ना भाई, उसका डबल यानी 1 हो जाएगा। तो 1 मोल O2 चाहिए। तो ये 1 समझ में आया कैसे निकाला मैंने? बोलोगे ऐसे निकाला आपने। आपने ऐसे कहा कि 1 मोल मीथेन के लिए जरूरत है 2 मोल O2 की। 2 मोल O2 की, इसलिए 0.5 मोल मीथेन के लिए जरूरत होगी उसका हाफ, यानी 1 मोल O2 की। अब 1 मोल O2 की जरूरत है, ये मिल गया। अब आप चाहे उसे किसी में कन्वर्ट कर लो, मास में, मॉलिक्यूल में, वॉल्यूम में, किसी में कन्वर्ट कर लो। मैंने तो आपको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पूछा है ना। तो देखो हमारा आंसर आ रहा है, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं अलग से। क्या आंसर आ रहा है कि 1 मोल O2 इज रिक्वायर्ड। मास में कन्वर्ट करोगे तो 1 मोल O2 का मास हो जाएगा मोलर मास से मल्टीप्लाई होके 32 ग्राम O2 इज रिक्वायर्ड। वॉल्यूम निकालोगे तो गैस है O2, तो 1 मोल का जो वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर O2 इज रिक्वायर्ड एट STP, ऐसा कह सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स निकालना चाहते हो तो 1 मोल को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करोगे तो 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.022 10 की पावर 23 O2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। तो आप इन चारों में से किसी में रिपोर्ट कर सकते हैं या किसी में आपसे पूछा जा सकता है। जनरली मोल्स और मास में पूछते हैं, बट ठीक है, आपको इन चारों में रिपोर्ट करना आना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ, आपको पता भी है और वो क्वेश्चंस में ये लोग पूछते भी हैं। देखो, ये जो तुमने सॉल्व किया ना, ये O2 सॉल्व किया, ये एयर नहीं है। तुमने एग्जैक्टली इस रिएक्शन में जो लिखा है ना, ये O2 लिखा है। क्या ये एयर है? नहीं भैया, एयर में तो N2 भी होती है, CO2 भी होती है, अदर गैसेस भी होती हैं छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी। तो कभी कभी क्वेश्चन में वो लोग ना, ऐसे क्वेश्चन में O2 का अमाउंट पूछते हैं और कभी कभी वो एयर का अमाउंट पूछ लेते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे इस बात को एम्फेसिस कर दे रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बट मैं एक बात आपको अलग से बता रहा हूँ। जो एयर होती है, एयर में इन जनरल, एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा हूं, इन जनरल एयर में 20% ऑक्सीजन गैस होता है बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम, बाई मास नहीं, बाई वॉल्यूम कह रहा हूं मैं। तो एयर में इन जनरल, एक जनरल नॉलेज की तरह याद रखो कि अगर आपने जितना भी एयर लिया उसका 20% वॉल्यूम जानते हो उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन गैस है। बाई वॉल्यूम मतलब ये निकला इसका कि अगर मैं 1 लीटर एयर लूंगा, अगर मैं 1 लीटर एयर लूंगा, तो बताओ उस 1 लीटर एयर में O2 कितना होगा? बोलोगे 20%। तो 1 लीटर का 20% आएगा 200 ml, क्योंकि 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, और 1000 ml का 20% निकालोगे तो आएगा 200 ml। तो 1 लीटर एयर कंटेन्स 200 ml O2। मान लो अगर ये 10 लीटर एयर होता, 10 लीटर एयर होता, तो उसमें O2 कितना होता एयर में? तो बोलोगे कि 20%, यानी एयर का जितना वॉल्यूम है O2 का 1/5 है। मैं बस ये बताना चाह रहा था। आने वाले क्वेश्चन में इस फैक्ट को हम यूज करेंगे, इस जनरल नॉलेज वाले पॉइंट को हम यूज करेंगे कि देखो, एयर का जितना भी वॉल्यूम होता है उसका 1/5 जो है O2 का वॉल्यूम रहता है। तो 10 लीटर एयर में O2 पता है कितना होगा? नियरली अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 2 लीटर O2 होगा। आई बात समझ में? तो अब इस बात को मैं एम्फेसिस कर रहा हूं, ध्यान से देखो। जब मुझे 1 लीटर O2 पानी है, जब मुझे 1 लीटर O2 पानी है, तो मुझे एयर कितना चाहिए होगा? बोलोगे सर 5 गुना, यानी 5 लीटर। आई बात समझ में? मतलब एयर का जो भी वॉल्यूम होगा उसमें 1/5 पोर्शन O2 है। तो एग्जैक्टली मुझे O2 अगर 1 लीटर चाहिए तो एयर की कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी? बोलोगे सर 5 गुना, यानी 5 लीटर। अगर मुझे 2 लीटर O2 चाहिए तो एयर कितना चाहिए? बोलोगे 10 लीटर। तो इस फैक्ट को मैं आने वाले क्वेश्चन में यूज करूंगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लिख लो और या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब एक क्वेश्चन मैंने वही एयर वाला आपको दे दिया। आपके सामने दो क्वेश्चन हैं एक्चुअली। मुझे उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे, जल्दी से करिए।
देखिए पहली बात तो ये इस क्वेश्चन में 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब है आप केवल कार्बन ले रहे हैं और कार्बन सॉलिड होता है, कोयला जैसे होता है ना, तो कार्बन हो गया सॉलिड और ये जो है O2 के साथ रिएक्शन करेगा। एयर के साथ नहीं लिखोगे, O2 के साथ ही लिखोगे उसको। O2 गैस के साथ इसको लिख रहे हो और ये जो है CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 मोल कार्बन 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल CO2 बनाएगा। ये बैलेंसिंग भी हो चुकी है। अब आते हैं मुद्दे पे। हमें ये रिएक्शन तो लिख ली हमने कि कार्बन का कंबशन इस तरीके से हो रहा है, CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बन का कितना हमें यहाँ पे कंटेंट दिया है जो कंबस्ट हो रहा है? 2 ग्राम एटम। समझना यही था, 2 ग्राम एटम यानी 2 ग्राम नहीं 2 मोल है ये। तो 2 मोल कार्बन स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है। तो जल्दी बताओ O2 कितना चाहिए? बोलोगे सर 1 मोल कार्बन के लिए 1 मोल O2 चाहिए, तो 2 मोल कार्बन के लिए 2 मोल O2 चाहिए। तुरंत सॉल्व हो गया। 2 मोल कार्बन के लिए 2 मोल O2 चाहिए, तुरंत सॉल्व हो गया। और अब इस मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, O2 के वॉल्यूम में। तो बोलोगे सर 2 इंटू 22.4 लीटर एट एसटीपी कहेंगे, यानी 44.8 लीटर एट एसटीपी। तो हमने सॉल्व कर लिया कि 2 मोल कार्बन यानी 2 ग्राम एटम कार्बन को जलाने के लिए हमें 44.8 लीटर एसटीपी पर O2 चाहिए। बट हमारा आंसर अभी सॉल्व नहीं हुआ, हमें तो अमाउंट ऑफ एयर चाहिए था। तो अब मैं अमाउंट ऑफ एयर निकाल रहा हूं। कैसे? देखो ध्यान से। अमाउंट ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, 5 टाइम्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। बट यहाँ पे जो अमाउंट है ना वो पर्टिकुलरली वॉल्यूम से आप समझो, आप इसको आप कुछ और मत मानना, वॉल्यूम ही मानना। वो मैं पीछे समझा चुका था कि भाई 20% बाई वॉल्यूम एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है। तो वो मैंने समझा दिया था पीछे वैल्यूज यूज करके कि एयर का जितना वॉल्यूम लोगे उसका 1/5 पोर्शन O2 होगा, यानी O2 जितना भी उसके अंदर होगा उसका 5 गुना एयर का आपको वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो इसका 5 गुना यानी 5 इंटू 44.8 लीटर आपको एसटीपी कंडीशन पे एयर यूज करनी पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ एयर। आप यहाँ पे केवल वॉल्यूम ऑफ एयर ही बता पाएंगे, ठीक, क्योंकि ये आप केवल वॉल्यूम को ही रिलेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के वॉल्यूम से एयर का वॉल्यूम ही इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। क्लियर है भाई? चलिए, तो कई लोगों ने सही सॉल्व किया है, ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एयर। अब अमाउंट ऑफ O2 नहीं है, अमाउंट ऑफ एयर है। अमाउंट ऑफ एयर दिमाग में आते ही दिमाग में आना चाहिए O2 का वॉल्यूम सॉल्व करिए और उसका 5 टाइम्स कर दीजिए, तो वो एयर का वॉल्यूम रिपोर्ट हो जाएगा। और या ऐसे क्वेश्चन में एयर का वॉल्यूम ही बता पाओगे बस आप। अच्छा, किसको कंबस्ट कर रहे हो? 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन क्या होता है भाई? C2H6 होता है इथेन, और वो गैस होती है। तो देखो C2H6 इथेन गैस लिखा मैंने और O2 के साथ में कंबस्ट करा रहा हूं, और ये एक हाइड्रोकार्बन है तो वो CO2 में कन्वर्ट होगा जो कि एक गैस है। और H2O लिखूंगा मैं, जो लिक्विड के फॉर्म में लिखूंगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में मैं रिएक्शन लिख रहा हूं इसलिए। बैलेंस करने में मैंने सिखाया था कि हाइड्रोकार्बन 1 मोल ले लेंगे, 2 कार्बन लेफ्ट में है तो 2 कार्बन राइट में ले लेंगे, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन लेफ्ट में यहाँ पे 6 नजर आ रहा है, राइट में 6 करने के लिए हाइड्रोजन को 3 लिख दूंगा सामने H2O के, तो 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब ऑक्सीजन बैलेंस करूंगा, राइट साइड में 4 ऑक्सीजन जो है कुल मिला के ये CO2 में आ रहे हैं, CO2 में 2 और बाहर 2 लिखा है तो 4 ऑक्सीजन, और H2O के सामने 3 लिखा है तो 3 ऑक्सीजन, ये हो गया तो 7 ऑक्सीजन। 7 ऑक्सीजन लेफ्ट में भी होने चाहिए। तो बोलोगे सर 7 कैसे लेफ्ट में करोगे आप? तो मुझे यहाँ पे O2 के सामने 3.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो 7 बन जाए। 3.5 समझ रहे हो? 7/2, 7/2। देखो मैंने पहले 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 और O2 का 2 मल्टीप्लाई होके वो 14 हो जाएगा, इसीलिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ा ताकि वो 7 ऑक्सीजन बैलेंस्ड रहे। अब आप ऐसे में छोड़ दो इसको, ये सॉल्व हो चुका है। इस पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक। देखो आप ये कह सकते हो कि 1 मोल
इथेन को कंबस्ट करने के लिए, ये स्टोइकियोमेट्री में 1 दिख रहा है ना भाई, 1 मोल इथेन को कंबस्ट करने के लिए 7/2 यानी 3.5 मोल O2 चाहिए, ये दिख रहा है। बट आपने जो लिया है इथेन वो 2 ग्राम मॉलिक्यूल लिया है। 2 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है 2 मोल मॉलिक्यूल। तो 2 मोल आपने इथेन लिया है और इसके लिए फिर ये 7 मोल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 मोल इथेन के लिए 3.5 मोल की जरूरत पड़ रही है O2 की। तो 2 मोल इथेन के लिए 7 मोल की जरूरत पड़ेगी, O2 की 7 मोल की जरूरत पड़ेगी। मोल सॉल्व हो गया। अब आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो O2 को जल्दी से, तो 7 इंटू 22.4 लीटर, ये आ गया एसटीपी पे O2 का वॉल्यूम। बट मुझे बताना है एयर का वॉल्यूम, तो लास्ट में क्या करूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ एयर को निकालने के लिए एसटीपी कंडीशन पे मैं 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2 कर दूंगा और एसटीपी पे मुझे आंसर मिल जाएगा। ये 5 क्यों कर रहे हैं मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको समझा दिया था। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, और O2 का वॉल्यूम यहाँ पे सॉल्व किया ना हमने, 7 इंटू 22.4, ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, इतना लीटर एयर की जरूरत होगी। एसटीपी कंडीशन बताना जरूरी है। ये जो आपने कैलकुलेशंस किए हैं एसटीपी पे किए हैं, आपने पहले मोल सॉल्व किया, फिर आपने O2 का एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम निकाला और O2 के वॉल्यूम का आपने 5 गुना कर दिया एसटीपी पे रहते हुए, तो एसटीपी कंडीशन पे एयर का कितना वॉल्यूम चाहिए ये मिल गया, और यहाँ पे आप एयर का केवल वॉल्यूम बता सकते हैं। तो फिलहाल मैं आज का लेक्चर यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए।